वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपकी वही सीरीज चल रही है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें कराने हैं। और हर लेक्चर की स्टार्टिंग में बेटा मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं अपने नए यूजर्स और नए सब्सक्राइबर को बताता हूँ। जो बेटा पुराने यूजर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगले 2-3-4 मिनट का जो भी मैं बोलता हूँ उसे स्किप करें और सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं। देखिए, ये जो सीरीज हमने डिजाइन करी है, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमारे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई इस टाइप की सीरीज क्यों डिजाइन करी है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि देखिए, ये जो आपकी ओवरऑल ये सीरीज है, इसमें हमने क्या कोशिश करी है, हमने कोशिश करी कि 60% क्वेश्चन बेटा आपके न्यूमेरिकल्स हों और 40% क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके रीजन को समझने के लिए देखिए, आपके जैसे बहुत सारे जेई के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, या फिर यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जाम हो गया, या फिर यूपी आरएनवीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया, ठीक है। या फिर उसके अलावा हम मान लेते हैं कि आपका एग्जाम हो गया बेटा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीएसईबी का, सही है। या फिर उसके अलावा और भी एग्जाम्स आपके जैसे सीएसईबी हो गया, या फिर आपका महाराष्ट्र का जेई का पेपर होता है, सही है, और राजस्थान में जेई का पेपर होता है, उत्तराखंड में जेई का पेपर होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो अगर आप इन सारे पेपर मान लेते हैं, एसएससी जेई ले लीजिए, तो एसएससी जेई के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करिए। तो अगर पिछले 5 साल के पेपर आप बेटा देखोगे तो उन 5 साल के पेपर में क्या दिखेगा कि 60% क्वेश्चन आपको बेटा लगभग न्यूमेरिकल्स होते हैं और 40% का वेटेज थ्योरी वाला रहता है। हाँ, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पे जाते हो तो वहाँ पे हम मानते हैं कि हाँ, वहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा सा और ज़्यादा स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो खैर, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कहने का, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि किसी भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम को क्लियर या क्रैक करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट बेटा आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। अगर बेटा ये लगता है, जैसे आप लोगों की टेंडेंसी रहती है, बच्चों टेंडेंसी क्या रहती है कि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट को इग्नोर करते हो, सही है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब बोला कि भाई सिर्फ न्यूमेरिकल से ही आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाली, थ्योरी करना भी जरूरी है, और थ्योरी को आप लोग नेगलेक्ट करते हो। इसीलिए ये जो सीरीज हमने बेटा डिजाइन करी है, इस सीरीज में हमने 60% क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल्स रखे हैं और 40% के राउंड क्वेश्चन हमने थ्योरी रखे हैं, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इस सीरीज का, ठीक। दूसरा, लेवल ऑफ टिपिकलिटी या फिर डिफिकल्टी। अगर बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, क्वेश्चन का नेचर होता है, नेचर समझिए भाई। एसएससी जेईई की बात कर ले रहे हैं, 180 मिनट में कितना क्वेश्चन करना है आपको, 180 मिनट में बेटा आपको 200 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब बात को समझो, जब इस 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है, बमुश्किल 50 से 55 सेकेंड। तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर या हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड में हो। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं 10 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 30 सेकंड लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 60 सेकंड लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें 90 सेकंड लग सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 120 सेकंड लगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें 150 सेकंड यानी 2.5 मिनट या फिर 2.25 मिनट लगे, है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन आपके वेरी करते हैं। तो देखिए, जो आपके 150 सेकंड वाले या 120 सेकंड वाले या 90 सेकंड वाले क्वेश्चंस हैं, ये जनरली किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं बेटा आपके टिपिकल वाली कैटेगरी में, ठीक है। टिपिकल वाली कैटेगरी से मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल हो, जिसमें कंसेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या फिर कैलकुलेटिव हो, सही है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी बेटा आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हो और करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन आपके 10 सेकंड वाले हैं या 30 सेकंड वाले हैं, उस पर इतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होता नहीं है, सही है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वाले क्वेश्चन हैं जो आपके 150 सेकंड वाले हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके बेटा 10 सेकंड और 20 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, इस इंडिविजुअल लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी इस पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज की बात कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे हमने क्या कंसंट्रेट करा है कि आपका आसान से आसान क्वेश्चन में इंक्लूड हो और कठिन से कठिन क्वेश्चन में इंक्लूड हो, दोनों टाइप का। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आसान से आसान क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कठिन से कठिन क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर रखा है। हाँ, लेकिन एक बात है, गेट और ईएससी इसके 2-3 साल पहले के क्वेश्चन तो इंक्लूड करें, लेकिन रिसेंटली क्वेश्चन नहीं इंक्लूड करें, क्योंकि एक मिसकंसेप्ट बना होता है बच्चों में कि भाई जेई का पेपर देने जा रहे हैं और गेट के क्वेश्चन भी लगा के जा रहे हैं। अरे भाई समझो बात को, गेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन डिज़ाइन करा जाता है, वो क्वेश्चन ये ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करा जाता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे को 3 से 3.5 मिनट मिल रहे हैं, जबकि जेई के पेपर में 50 से 55 सेकंड मिल रहे हैं। तो समझो बात को, डिफरेंस है ना। तो उस हिसाब से पेपर डिज़ाइन होता है।
गेट और एसी के भी क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं 2-3 साल पहले वाले, इंजीनियरिंग सर्विस यानी, लेकिन जो रिलेवेंट है आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। तो ये दो, पहली बात क्या है, 60-40 का रेशियो रखने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल थ्योरी का, अगर पूरी सीरीज की बात करी जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सारे आसान से आसान क्वेश्चन भी है, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इसमें अपने मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करे हैं। भाई मैक्सिमम सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, तो भाई इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या कहानी है, इलेक्ट्रिकल मशीन में आपकी बेटा कहानी ऐसी है कि बेसिक्स ऑफ मशीन्स हो गया, रोटेटिंग मशीन या फिर स्टैटिक मशीन, उसके अलावा आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उसके अलावा आपका डीसी मशीन हो गया, उसके अलावा सिंक्रोनस मशीन हो गया, उसके अलावा आपका इंडक्शन हो गया, फिर बेटा आपका स्पेशल मशीन हो गया। तो पूरा मशीन के सारे क्वेश्चन हमने, चाहे थ्योरी हो एज वेल एज न्यूमेरिकल हो, सारे इंक्लूड करें। उसके अलावा बात कर लेते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में अब चाहे आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो, ओवरहेड इंसुलेटर हो, कोरोना हो, सही, अंडरग्राउंड केबल हो, ठीक है, सेकेंड टेंशन हो, पर यूनिट सिस्टम हो, फॉल्ट एनालिसिस हो, स्विच गियर प्रोटेक्शन में प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया, बैकअप प्रोटेक्शन हो गया, सही है, या फिर आपका टाइप्स ऑफ रिलेज हो गया, सही है, फिर या फिर आपका उसके आगे टाइप्स ऑफ रिले के आगे आपका सर्किट ब्रेकर हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करी हैं। और हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात कर लेते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेटा आपका केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गई, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, थेवेनिन थ्योरम हो गई, या फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गई, सही है, नोडल एनालिसिस हो गई, मैश एनालिसिस हो गई, रेजोनेंसी कंडीशंस हो गई, सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। उसके अलावा बेटा अगर बात करें फिर आपके सब्जेक्ट जैसे आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी इंक्लूड कर रखा है, मेजरमेंट हो गया, वो भी इंक्लूड कर रखा है। फिर दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जो आपको यूट्यूब पे ही बहुत कम मिलेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों पोर्शन सब्जेक्ट को भी हमने इसमें ऐड करा है, सही। तो इसमें हमने कंट्रोल सिस्टम भी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो इसमें हमने अपने सारे सब्जेक्ट हमने इंक्लूड करे हैं, ठीक। और एक और बात, अगर आपको कहीं लेक्चर में कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट करिए, मेरी तरफ से आपको 101% रिप्लाई मिलेगा। हाँ, रिप्लाई में ये है कि तुरंत ना मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद मिले, लेकिन रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। और कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि फॉन्ट साइज़ की, कि सर विजिबिलिटी नहीं आ रही है, ये दिक्कत है, तो वो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को 2 बार रीड करूँगा, सही है, 2 बार रीड करूँगा तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से क्लियर होगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, उसके बाद ये क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन थर्ड है, फिर ये क्वेश्चन आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स। 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कहनी है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं लिखता, कई क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं लिखता, या फिर कई क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस लिखता हूँ तो फिर क्या करता हूँ कि 2 ऑप्शन ही लिखे हुए हैं, तो उतनी जगह नहीं होती, इस वजह से नहीं लिखता हूँ, लेकिन इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, और ये बताऊंगा सब्जेक्टिव से कैसे आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर ए 6 पोल DC armature with 14 slots having 2 coil sides per slots. The coil span value is, A है आपका 2, B है 4, C है 6, D है आपका 2.3। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। For a 6 pole DC armature with 14 slots having 2 coil sides per slots, the coil span value is, A है आपकी 2, B है आपकी 4, C है 6 और D है आपका 2.3। ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि उसकी लैंग्वेज को बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि क्या चीज़ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 6 पोल। चलिए 6 पोल DC आर्मेचर है, चलो भाई DC आर्मेचर हो गया। स्लॉट्स कितनी दे रखी है बेटा आपको, 14 स्लॉट्स दे रखी हैं, सही। कॉयल साइड कितना दे रखा है, कॉयल साइड्स बेटा दे रखी हैं आपको 2 कॉयल साइड्स दे रखा है, सही है, पर स्लॉट। द कॉयल स्पैन वैल्यू, आपसे कॉयल स्पैन वैल्यू पूछ रहा है कि भाई कॉयल स्पैन वैल्यू आपकी क्या होगी, सही है, कॉयल स्पैन वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सही। तो पहले तो थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल बातें बताता हूँ। जैसे कॉयल स्पैन की बात करो, बेसिकली ये आपकी स्पेसिंग होती है बिटवीन द 2 कॉयल साइड्स ऑफ द कॉयल, सही है। तो कॉयल स्पैन इज नथिंग, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, कॉयल स्पैन इज nothing but the spacing
बिटवीन टू कॉयल साइड्स ऑफ कॉयल। सही है, तो ये तो आपका क्या होता है, ये बेटा होता है आपका कॉयल स्पैन। सही है, उसके बाद अगर मैं स्पेसिंग की बात करता हूँ, सही है, तो स्पेसिंग को हम किस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन साइड्स। द स्पेसिंग इज एक्सप्रेस्ड, द स्पेसिंग is expressed in, सही, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसके टर्म में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन साइड, नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन साइड्स। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं मान लेता हूं कि भाई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, s, सही है, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, p, तो उस केस में आपका जो कॉइल स्पैन होगा क्या होगा, उस केस में कॉइल स्पैन होगा s अपॉन p। सही, इफ s बी द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, लिख दे रहा हूं, इफ s बी द total number of slots and P is the total number of poles। सही, तो इस केस में आपका कॉइल स्पैन क्या होगा, then the coil span is, then तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आप याद रखिएगा। अब इस सवाल में देख लेते हैं, तो इस सवाल में आपको पी क्या दे रखा है, इस सवाल में अगर मैं पोल्स की बात करता हूँ, सही है, तो नंबर ऑफ पोल्स आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स दे रखे हैं आपको 6। तो देखिए पोल यानी पी बराबर दे रखा है बेटा 6। सही है, सेम इसी तरीके से अगर मैं स्लॉट्स की बात करूँ, तो स्लॉट्स आपको कितने दे रखे हैं, स्लॉट्स आपको दे रखे हैं 14। सही, देखिए स्लॉट्स कितने दे रखे हैं आपको, 14 दे रखे हैं। तो यानी एस की अगर मैं बात करूँ, एस आपको क्या दे रखा है, 14। अब आपको नंबर ऑफ पोल्स ही पता है, आपको बेटा नंबर ऑफ स्लॉट्स ही पता है, तो कॉइल स्पैन क्या होगा, एस अपॉन पी। तो देख लीजिए कॉइल स्पैन एस अपॉन पी। एस क्या है, एस है 14 और नंबर ऑफ पोल क्या है, नंबर ऑफ पोल है आपके बेटा 6। सही है, 14 अपॉन 6। तो ये बेटा जो आएगा लगभग 6 दूनी 12। और अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे सॉल्व होके क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2.3। लेकिन आंसर अब देखो, यहाँ पे आंसर आपको क्या दे रखा है, आंसर आपको बेटा 2 भी दे रखा है, आंसर आपको डी में, देखो मैं बोल रहा हूँ आंसर आपको यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए, आंसर है ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी पे दे रखा है 4, सी पे दे रखा है 6 और डी पे दे रखा है 2.3। तो अब यहाँ तो 2.3 आ रहा है ना, तो आप सीधे 2.3 पर टिक लगा दोगे, लेकिन नहीं, आपका आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2। क्यों, क्योंकि समझो बात को, समझने वाली बात क्या है कि कॉइल स्पैन जो होती है वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इसमें बच्चे गलती करते हैं। कॉइल स्पैन इज नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 2.3। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेटा आपको पता होनी चाहिए। सही है, और ये आपका किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करा जाता है, इसे नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ पोल्स। सही है, या फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन द साइड्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा 2। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो गया, अच्छा सवाल। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 बातें। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंपल सवाल दे रखा था आपको, सवाल में क्या था कि आपको 6 पोल का डीसी आर्मेचर था,
तो अब DC आर्मेचर था, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पोल्स क्या दे रखे थे? नंबर ऑफ पोल्स 6 दे रखे थे। स्लॉट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको क्या दे रखे थे? नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको दे रखे थे 14। हैविंग 2 कॉइल साइड्स, ठीक है, इतनी सारी कहानी। कॉइल स्पैन पूछा गया था, तो कॉइल स्पैन क्या होता है? कॉइल स्पैन आपको सिंपल होता है S/P, वेयर S क्या होता है? S होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, P क्या होता है? P होता है नंबर ऑफ पोल्स। तो सिंपल S/P करा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन बस ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे मैंने बेटा जब यहाँ पे सॉल्व करा था, सही है, जब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा था तो ये आपका क्या आया था? 2.3 आएगा ना, ठीक है। और वहां पे आपको ऑप्शन में वही रखा है जो आपको डी वाला ऑप्शन दे रखा है। डी वाला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? डी वाला ऑप्शन बेटा आपको 2.3 दे रखा है, तो आप सीधे 2.3 पे टिक लगा देते, कहानी खत्म होती। लेकिन नहीं, अगर मैं कॉइल स्पैन की बात करता हूं तो कॉइल स्पैन कैसा होता है? कॉइल स्पैन आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, सही। तो इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आपका करेक्ट आंसर था 2, सही। तो देखो, अब ये जो सवाल मैंने आपको पहला कराया है, इस सवाल में सीखने वाली बात थी। कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉइल स्पैन फ्रैक्शन में होता है या नहीं होता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो सिर्फ इतनी बात मत देखो कि क्या आंसर आया है। मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोल रखा है कि आपको अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखाता हूँ, इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में सही से नोट डाउन करा करिए। और ये बढ़िया सवाल था। तो चलिए, आज से लेक्चर की स्टार्टिंग आपकी किससे हुई है? आपके लेक्चर की आज से स्टार्टिंग बेटा मशीन से हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। द इनपुट, मैंने इनपुट लिखा है, और वैसे एग्जाम में आपका सिंपल इनपुट ये लिखा है, वैसे इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट भी आपका इस तरीके से आएगा, सही है। देखिए, इन ए ब्रिज रेक्टिफायर द इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस आर इंटरचेंज्ड, व्हाट विल हैपन इफ सप्लाई इज स्विच्ड ऑन? ए है डीसी आउटपुट विल बी वेरी लो, और बी है कॉजेज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। द इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस आर इंटरचेंज्ड, व्हाट विल हैपन इफ सप्लाई इज स्विच्ड ऑन? ए दे रखा है डीसी आउटपुट विल बी वेरी लो, बी दे रखा है कॉजेज शॉर्ट सर्किट, सही है। तो देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है। इनपुट और आउटपुट कनेक्शन क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। इनपुट और आउटपुट कनेक्शन को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हैपन होगा, क्या होगा? जैसे ही आप सप्लाई को स्विच ऑन करोगे तो ऑब्वियसली बात है कॉजेस शॉर्ट सर्किट, सही। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस आपके बेटा 10 सेकंड वाले होंगे, तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड वाली कैटेगरी के हैं, सही। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन पे आप जल्दी से जल्दी टिक लगा के आगे बढ़ोगे तो जो कठिन क्वेश्चंस है ना, उस पर आप ज़्यादा टाइम अपना फोकस कर पाओगे, ज़्यादा टाइम आप अपना दे पाओगे। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल बातें बताता हूँ। ऐसा भी नहीं टिक लगा के एग्जाम में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हेन वी अप्लाई ए पॉजिटिव साइकिल, हम अगर पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करते हैं आउटपुट साइड ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, सही है। जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका आउटपुट पे हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? जो आपके चारों डायोड्स होंगे, ऑल 4 डायोड्स, जो आपके चारों डायोड्स होंगे, वो आपके वर्क कैसे करेंगे? एज एन ओपन सर्किट, सही है। व्हेन वी अप्लाई ए पॉजिटिव साइकिल, ये पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन वी अप्लाई, व्हेन we apply a positive cycle, सही। और पॉजिटिव साइकिल यहाँ ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई करोगे? ये अप्लाई करोगे इन आउटपुट साइड ऑफ ब्रिज, इन आउटपुट साइड, इन आउटपुट साइड ऑफ ब्रिज, सही है। तो ब्रिज के आउटपुट साइड पे जब आप पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो आपके चारों डायोड्स कैसे एक्ट्स करेंगे, कैसे काम करेंगे? उस समय ये एज एन ओपन सर्किट करेंगे, सही है। देन ऑन 4 डायोड्स एक्ट्स या फिर वर्क एज एन
ओपन सर्किट, तब आपके कैसे काम करेंगे, तभी आपके बेटा एज एन ओपन सर्किट काम करेंगे, ठीक है। और सेम अगर मैं बोलूं कि भाई नेगेटिव साइकिल को आप अगर आउटपुट साइड पे अप्लाई करोगे, सही है, तो क्या होगा, तो आपके चारों के चारों डायोड्स वर्क एज एन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन वी अप्लाई a negative cycle in output side of bridge, then all four diodes work as an शॉर्ट सर्किट, सही है। तो ये आपके कैसे वर्क करेंगे, तभी आपके एज एन शॉर्ट सर्किट करेंगे, सही है। और तीसरा केस क्या बनेगा कि भाई आपके जो इनपुट वाले कनेक्शंस हैं और जो आउटपुट वाले कनेक्शन है, अगर आप इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दें, सही है, और सप्लाई अब आप ऑन करें, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। इन ब्रिज रेक्टिफायर if input and output connections are in bridge rectifier, if input and output connection are interchanged and, अब क्या मैंने बोला, अब जैसे आप सप्लाई को स्विच ऑन करोगे, सही, सप्लाई को, इफ सप्लाई इज स्विच ऑन, तो क्या होगा, तो आपका बेटा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सही है। कॉजेस शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में बेटा आपके 3 केस पॉसिबल है। पहला केस आपका क्या हो गया, व्हेन वी अप्लाई ए पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट साइड ऑफ ब्रिज, सही, या फिर ब्रिज कर लो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर, बात एक ही है, चलिए, ब्रिज रेक्टिफायर, देन ऑल 4 डायोड्स वर्क एज एन ओपन सर्किट, तो चारों के चारों जो आपके डायोड्स होंगे वो कैसे वर्क करेंगे, इस केस में आपका एज एन ओपन सर्किट वर्क करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन वी अप्लाई ए नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट साइड ऑफ ब्रिज, देन ऑल 4 डायोड वर्क्स एज एन शॉर्ट सर्किट। और तीसरा केस क्या है, इन ब्रिज रेक्टिफायर, यहां भी आप ब्रिज रेक्टिफायर कर लीजिएगा, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर, in bridge rectifier, if input and output connections are interchanged and if supply is switched on, say switched on, supply is switched on, causes short circuit, ठीक है। तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि वहाँ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे बोला है कि एक लेक्चर में आपको 10 से 15 से क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा, 10-15 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं उतने ही क्वेश्चन आपको रेडी होने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उन डिटेल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, उन डिटेल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन एक लेक्चर में कम से कम 50 रेडी होंगे, ठीक है। चलिए, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी लिखा है, सही है, ऐसे कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, सही, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। और जेई वाले एग्जाम में देखो बेटा, आरआरबी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पेपर एक बार उठा के देखो तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. क्वेश्चन है बेटा आपका, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस
द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल इज 180 मेगा ओम पर किलोमीटर। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 3 किलोमीटर लेंथ इज, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है बेटा 80 मेगा ओम, बी दे रखा है 180 मेगा ओम, सी दे रखा है 60 मेगा ओम और डी दे रखा है 40 मेगा ओम। रिपीट कर रहा हूं, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल इज 180 मेगा ओम पर किलोमीटर। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 3 किलोमीटर लेंथ इज, ए दे रखा है 80 मेगा ओम, बी दे रखा है 180 मेगा ओम, सी दे रखा है 60 मेगा ओम, डी दे रखा है 40 मेगा ओम। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बेटा बात हो रही है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, सही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की आपकी बात हो रही है और किसके लिए हो रही है? सिंगल कोर केबल के लिए, सिंगल कोर केबल के लिए बात हो रही है, सही। सिंगल कोर केबल के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका कितना है? 180 मेगा ओम पर किलोमीटर, 180 मेगा ओम पर किलोमीटर। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके लिए पूछ रहे हैं कि भाई 3 किलोमीटर लेंथ, सही। चलो पहले तो सवाल सॉल्व करते हैं, फिर चलिए बात समझिए। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अंडरग्राउंड केबल में आता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें, ये मैंने बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, सही है। यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है, अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है इसकी तो आप बेटा मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका जो लिंक होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखिए एक होता है आपका रेजिस्टेंस और एक होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सही। तो समझो बात को, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की कहानी क्या है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस की कहानी ये होती है कि मान लो ये कोई केबल है, ये पैन है, ये केबल है, ठीक है। तो इस पैन में बेटा कहानी क्या है, ये रिफिल है, सही है। ये रिफिल हम मान लेते हैं कि ये रिफिल हो गई आपकी कोर। कोर का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपकी करंट पास करेगी, करंट फ्लो करेगी, सही। और इसके ऊपर जो ये लेयर चढ़ी हुई है, ये इंसुलेशन की मान लेते हैं। ये कोर हो गया, ये रिफिल कोर हो गई और ये आपकी लेयर किसकी हो गई? ये आपका इंसुलेशन की लेयर हो गई, ठीक है। बात समझो जरा, इसे मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहा हूँ, मैं ये वाला डिज़ाइन बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, तो समझो इस पॉइंट को जरा। ये क्या हो गया बेटा? आपका कोर, सही, जिसमें करंट पास हो रही है, जो रिफिल वाली बात कर रहे थे। और ये उसके ऊपर का जो कवर था, ये आपका क्या है? ये है इंसुलेशन, ये इंसुलेशन है। तो आप करंट कैसे पास करेगी? जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है वो करंट आपकी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे जो अपोज, इसमें जो रेजिस्टेंस आपका अपोज हो रहा है उसे हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपकी करंट जो आपकी फ्लो कर रही है उसका जो अपोजिशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए खैर, तो वो चीज़ आपकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गई। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस में याद रखिएगा, जैसे जैसे लेंथ ऑफ केबल आपकी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द केबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात अगर बेटा रेजिस्टेंस की होती, नॉर्मल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा होता, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस के केस में क्या होता कि जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो आपके लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ द केबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे ये केबल है, सही, इसकी लेंथ है, इस केबल की लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है, और लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, हम अपनी लेंथ को इंक्रीज करते चले गए, ठीक है। तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा होता तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी लेंथ मैंने बढ़ाई, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मैंने लेंथ अपनी बेटा और बढ़ा दी, यानी मेरा रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज करेगा। चलिए खैर, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है आर इंसुलेशन मैंने क्या बोला? ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द केबल के, यानी लेंथ ऑफ द केबल के क्या हो गया? ये बेटा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास दो केस है भाई। एक केस है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस सिंगल कोर केबल इज 1 मीटर पर किलोमीटर, सही, पर किलोमीटर है, सही है। तो एक केस ये वाला है और दूसरा केस क्या है मेरा कि जब मैंने अपनी केबल की लेंथ 3 किलोमीटर कर दी है, जब मैंने अपनी केबल की लेंथ 3 किलोमीटर कर दी है, जब मैं 3 किलोमीटर अपनी लेंथ कर दे रहा हूं तो मेरा दूसरा केस हो गया।
तो मैं अपना रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं सिर्फ इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर इंसुलेशन 2 बोल दिया मैंने इसे, आर इंसुलेशन 1। सही है, दूसरा वाला मेरा सेकंड केस का हो गया, पहला वाला मेरा पहले केस का हो गया। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, 1/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। RI1 यानी या फिर R इंसुलेशन 1 वो मेरा कितना है 180। सही, यानी R इंसुलेशन 2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरा क्या होगा 1/3 इंटू R इंसुलेशन 1। तो ये मेरा क्या होगा 1/3 इंटू 80, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 2 20, 26.66 समथिंग आ रहा है। लेकिन ये तो कुछ कहानी आपकी गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक सेकेंड, 80 नहीं है बेटा, वो बेटा आपका 180 है। सही, यहाँ पे आपको जो दे रखा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो कितना दे रखा है 180। तो यहाँ मैंने गलती से 80 लिख दिया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये सॉल्व होके आपका आएगा 60 मेगा ओम। सही, तो क्या आएगा आंसर आपका, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो यहाँ भी चीज़ देख रहे हो, इस क्वेश्चन में भी अगर आप एक बात ऑब्जर्व करोगे तो 1 किलोमीटर के लिए बेटा आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर के लिए बेटा आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस था 180 मेगा ओम। और 3 किलोमीटर के लिए कितना रह गया, 3 किलोमीटर के लिए रह गया 60 मेगा ओम। ऐसे ही जैसे जैसे लेंथ ऑफ केबल आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। सही, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मैंने इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ तो सीधे आपको एक लाइन बोल दी कि भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ केबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही, लेकिन इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है जिसके थ्रू ये आपका रिलेशन आता है। तो अगर वो आपको प्रॉपर डेरिवेशन करना है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैंने बहुत ढंग से मैंने इसे एक्सप्लेन करा है। सही, तो मैं आपको जो वीडियो का लिंक होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और मशीन से स्टार्टिंग करी थी, अब हमने पावर सिस्टम पे पहुंच गए। सही, अंडरग्राउंड केबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अंडरग्राउंड केबल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो भी आप लिंक अगर कमेंट करेंगे तो वो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन। सही, हाँ मैंने बिटवीन लिखा है शॉर्ट में, लेकिन बिटवीन आपका ऐसे ही रहना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर इज द इंडिकेशन ऑफ, ए ऑप्शन दे रखा है हॉट रिजर्व, बी दे रखा है कोल्ड रिजर्व, सी दे रखा है रिवर्स कैपेसिटी। रिपीट कर रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर इज द इंडिकेशन ऑफ, ए दे रखा है हॉट रिजर्व, बी दे रखा है कोल्ड रिजर्व, सी दे रखा है रिजर्व कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए किसका डिफरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेटा लोड फैक्टर। एक तो आपका लोड फैक्टर हो गया, उसके अलावा आपका एक कैपेसिटी फैक्टर हो गया कि भाई लोड फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर के बीच में डिफरेंस होता है, वो किसका इंडिकेशन होता है, वो आपका इंडिकेशन होता है रिजर्व कैपेसिटी, यानी सी वाला। सही, तो देखो ये क्वेश्चन आपके सिंपल टिक मारने वाले क्वेश्चन है, इसमें दिमाग नहीं चलाना है। सही, लेकिन चलिए इसमें आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की। आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पता होना चाहिए क्या होता है। ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ये आप अपने नोट्स में प्रॉपर मेंटेन करिएगा। अगर मैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करता हूँ, सही है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली ये आपका रेशियो होता है। सही, एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन एंड मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेशन। सही है, तो इट इज रेशियो ऑफ, इट इज द
मैंने किसका होता है, ये आपका जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है आपका किसका रेशियो होता है, ये होता है एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन. इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन एंड, सही, एक तो आपका होता है एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेशन. एंड मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी ऑन द स्टेशन. सही, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका प्लान कैपेसिटी फैक्टर. ऐसे ही इसी तरीके से आपको बेटा लोड फैक्टर भी पता होना चाहिए, लोड फैक्टर क्या होता है. तो चलिए लोड फैक्टर की बात करते हैं. अगर मैं लोड फैक्टर की बात करता हूँ, लोड फैक्टर बेसिकली आपका क्या होता है, ये भी आपका रेशियो होता है. ये रेशियो किसका होता है, रेशियो होता है एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड. सही है, वो मैक्सिमम डिमांड भी क्या होगा ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. सही है, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड in given period of time is known as लोड फैक्टर. ये आपका किस तरीके से नोन होगा, ये आपका लोड फैक्टर होगा. ठीक है, सेम उसी तरीके से बात करूँ रिवर्स कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी की. तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए. रिजर्व अगर रिजर्व कैपेसिटी की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान कैपेसिटी एंड मैक्सिमम डिमांड. इट इज द difference between plant capacity and मैक्सिमम डिमांड. सही है, ये आपका डिफरेंस होता है प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड के बीच में जो आपका डिफरेंस होता है उसे क्या बोलता हूँ मैं, रिजर्व कैपेसिटी. सही है. अच्छा, एक केस क्या है, अगर आप ये एज्यूम करो कि आपका अगर लोड फैक्टर की बात करूँ, सही है, लोड फैक्टर हो गया और कैपेसिटी फैक्टर हो गया. अगर आपका लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, सही है, अगर ये दोनों आपके इक्वल हो जाएं, सही, अगर ये आपके इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपकी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो क्या होगी, जीरो. ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. सही है, तो ये पॉइंट में नोट कर लीजिए, इफ द लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर आर इक्वल, इफ द लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर are equal, then it indicate zero reserve, सही, देन इट इंडिकेट जीरो रिजर्व कैपेसिटी. सही है, और ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन द लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर इज द इंडिकेशन ऑफ रिजर्व कैपेसिटी. सही है, तो पॉइंट में लिख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन the difference between
load factor and plant capacity factor is indicate reserve capacity. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिपीट कर दे रहा हूं. अगर मैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करता हूं तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड ऑन द स्टेशन एंड द मैक्सिमम इंस्टॉल कैपेसिटी ऑन द स्टेशन. ठीक है, लोड फैक्टर की बात करें बेटा, लोड फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज लोड फैक्टर. रिजर्व कैपेसिटी की बात करें बेटा, वो क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट कैपेसिटी एंड मैक्सिमम डिमांड. दूसरी बात कि अगर आपका लोड फैक्टर सही है, अगर आपका जो लोड फैक्टर है सही है, और आपका अगर कैपेसिटी और आपका कैपेसिटी फैक्टर है सही है, अगर आपके लोड फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर आपके इक्वल है तो उसके इसमें क्या होगा? जीरो रिजर्व कैपेसिटी होगी, जीरो रिजर्व कैपेसिटी होगी. सेम लोड फैक्टर एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर्स इंडिकेट रिजर्व कैपेसिटी. लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है किसी भी पावर स्टेशन की रिजर्व कैपेसिटी. तो देखो, जैसे मैंने आपसे बेटा बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पर टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, उसके रिलेटेड जितनी भी एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही. क्योंकि अगर सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ना होता तो आप किताब से भी पढ़ सकते थे. चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पीक फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज. ए दे रखा है बेटा आपको 1.41, बी दे रखा है 1.73, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 2. सही है, डी आपको क्या दे रखा है? डी दे रखा है बेटा आपको 2. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. पीक फैक्टर की बात हो रही है फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज. ए दे रखा है 1.41, बी दे रखा है 1.73, सी दे रखा है बेटा आपका 1 और डी दे रखा है बेटा आपका 2. ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको शायद इस टाइप का पहले भी करा चुका हूं. सही, तो इस टाइप के सवाल को करो और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? यहाँ पे आपकी बात हो रही है बेटा पीक फैक्टर की. सही, और किसके लिए बात हो रही है? हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन. सही, तो अगर बेटा पीक फैक्टर की बात करते हैं तो पीक फैक्टर आपका क्या होता है? ये बेसिकली होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू. ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं पीक फैक्टर की बात करता हूं तो पीक फैक्टर आपका क्या होता है? आई मैक्स अपॉन आई आरएमएस. यानी आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? आरएमएस वैल्यू. इसका जो रेशियो होता है वो आपका पीक फैक्टर होता है. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल की. सही, तो पीक फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, पीक फैक्टर फॉर हाफ वेव सही, अगर मैं पीक फैक्टर की बात करूँ तो पीक फैक्टर क्या है? पीक फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव. सही, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की बात क्या होगी? सिंपल आई मैक्स, ये तो आपका आई मैक्स रहेगा ही, और डिवाइड बाय आई मैक्स डिवाइड बाय 2. सही है, तो आई मैक्स ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? आई मैक्स डिवाइड बाय 2, इससे कटा 2 आ जाएगा आपका ऑप्शन. यानी कौन सा ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट होगा? यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है ये सेकंड वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. तो देखो, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए बोला है. सही है, आपका एग्जाम में फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए भी आ सकता है. सही, तो ये देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है. इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना है. बस सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझना है और करना है. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका. कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो देखो x की पावर r लिखा है, लेकिन
वो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपका क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो देखिए, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन विच ओमिक लॉस इज 1% ऑफ द आउटपुट, शॉर्ट में लिखा है O/P आउटपुट, एंड रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5% ऑफ द वोल्टेज व्हेन द पावर फैक्टर, शॉर्ट में लिखा है PF, व्हेन द पावर फैक्टर इज 0.8 लैग। ए दे रखा है 3.8%, बी दे रखा है 3.5%, सी दे रखा है 1%, डी दे रखा है आपका 5%। रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन विच ओमिक लॉस इज 1% of the output and reactance drop is 5% of the voltage when the power factor is 0.8 lag। A दे रखा है 3.8%, B दे रखा है 3.5%, C दे रखा है 1%, D दे रखा है 5%। चलिए, सवाल तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेटा आपकी रेगुलेशन की बात हो रही है, और ट्रांसफार्मर केस में रेगुलेशन की बात हो रही है। तो समझिए बात, अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूँ तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या है, बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन इज द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। जो आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है उसमें जो आपका चेंज हो रहा है, सही, और कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट स्पेसिफिक पावर फैक्टर ऑफ लोड, सही है। और इस चेंज को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, इसीलिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सही। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज द चेंज इन वोल्टेज रेगुलेशन is the change in सेकेंडरी वोल्टेज, और कहाँ से कहाँ तक, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज में जो आपका चेंज हो रहा है वो आपका कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो आपका हो रहा है सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, फ्रॉम full load at specific power factor of load, सही। एक आपका लोड का जो स्पेसिफिक पावर फैक्टर है वो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि वहाँ पे आपका जो नो लोड से लेके फुल लोड तक आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। इसे हम किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, जनरली, सही है। इस चेंज को एक्सप्रेस कर देते हैं, एंड द चेंज इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इस चेंज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। देखो E2, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, मान लेते हैं E2 है मेरा, ठीक है। तो E2 क्या है, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, ऐसे ही V2 बोलूँ, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, सही है। तो देखिए, अगर E2 है, E2 ने मान लिया नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, सही है। सेम इसी तरीके से V2 की बात करूं तो V2 क्या हो गया, V2 हो गया मेरा फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, सही है। E2 हो गया मेरा नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज और V2 हो गया मेरा फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, E2 माइनस V2 अपॉन E2। तो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा सिंपल होगा E2 माइनस का V2 अपॉन E2, और E2 माइनस का V2 अपॉन E2। और यहाँ पे बेटा ये परसेंटेज में नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे बेटा E2 क्या है, E2 है आपका नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, और V2 क्या है, V2 है आपका फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, सही है। अब अगर मैं, ये तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, सही है। और इसका जो एक दूसरा फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, देखिए रेगुलेशन का है, और ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है, सही। I2 RO2 cos phi2, I2 RO2 cos या फिर R02 phi2,
यहाँ क्या आएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने प्लस का साइन भी लगाया है, माइनस का साइन भी लगाया, अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। सही है, तो ये हो गया। और वहाँ क्या लिखोगे अब प्लस माइनस में I2 x नॉट टू साइन फाई 2, I2 x नॉट टू साइन फाई 2, ठीक है। और डिवाइड में बेटा आपका क्या आना है, डिवाइड में आपका आना है E2, ठीक। तो ये हो गया। उसके अलावा दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हो, परसेंटेज में लिख रहे हैं तो देखिए परसेंटेज में, तो देखिए रेगुलेशन, अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूं तो परसेंटेज में से कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज R cos फाई, सही है, प्लस माइनस का साइन तो आपका रहेगा, प्लस माइनस परसेंटेज x साइन फाई, प्लस माइनस परसेंटेज x साइन फाई। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं जो आपको बेटा पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, मैंने यहाँ पे लगाया था प्लस माइनस का साइन, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अगर बेटा प्लस के साइन की बात करते हैं, सही है, तो ये आपका लैगिंग लोड्स के लिए यूज़ होगा। और अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव वाला आपका किस लिए यूज़ होगा, नेगेटिव वाला आपका लीडिंग लोड्स के लिए यूज़ होगा, सही। तो पॉइंट याद रखिएगा, प्लस वाला जो आपका यूज़ होगा, या फिर चलिए इधर लिख देते हैं, प्लस वाला आपका किस लिए यूज़ होगा, सही, जो प्लस वाला आपका होगा वो लैगिंग लोड्स के लिए यूज़ होगा, लैगिंग लोड्स। सेम उसी तरीके से माइनस वाले की बात करूं, माइनस वाला आपका किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा आपका लीडिंग लोड्स के लिए, सही है, लैगिंग लोड्स हो गया। और नेगेटिव वाला किस लिए यूज हो गया, ये आपका लीडिंग लोड्स के लिए हो गया, सही है। ऐसे ही यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज R लिखा है, परसेंटेज R आपका क्या है, ये परसेंटेज R है बेटा आपका ओहमिक ड्रॉप, सही है। ऐसे यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है परसेंटेज X, ये परसेंटेज X आपका क्या है, ये परसेंटेज X है आपका रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक। अगर परसेंटेज X की बात करूं तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंस ड्रॉप, सही। परसेंटेज X आपका क्या हो गया, रिएक्टेंस ड्रॉप। अब देखो सवाल में, देखो सवाल में आपको क्या दे रखा है, सवाल में आपको परसेंटेज R यानी ओमिक लॉस आपको क्या दे रखा है, ओमिक ड्रॉप या ओमिक लॉस बात एक ही है, ओमिक लॉस आपको दे रखा है 1%, सही। यानी परसेंटेज R यानी ओमिक लॉस आपको क्या दे रखा है 1%। तो देखिए गिवन परसेंटेज R ओमिक लॉस आपको दे रखा है बेटा 1%। ऐसी रिएक्टेंस ड्रॉप की बात करूं तो रिएक्टेंस ड्रॉप आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंस ड्रॉप आपको दे रखा है बेटा 5%, सही है। तो परसेंटेज X वो आपको दे रखा है 5%, ठीक है। ये आपको रिएक्टेंस ड्रॉप दे रखा है। अब उसके अलावा पावर फैक्टर आपको क्या दे रखा है, पावर फैक्टर दे रखा है बेटा आपको 0.8 लैगिंग, सही। पावर फैक्टर मतलब cos फाई, पावर फैक्टर, अच्छा ये पॉइंट याद रखना लैगिंग में है, ये पॉइंट चीज याद रखिएगा, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सही। तो लैगिंग में दे रखा है, रेगुलेशन पूछ रहा है तो रेगुलेशन आपका सिंपल क्या हो जाएगा, कर लीजिए कैलकुलेट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं रेगुलेशन। परसेंटेज R की बात करें तो परसेंटेज R दे रखा था 1%, ठीक है 1। उसके बाद cos फाई की बात करें, cos फाई क्या दे रखा है 0.8। अब समझो बात को बेटा, यहाँ सवाल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ सवाल में बेटा आपको दे रखा है लैगिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको लैगिंग दे रखा है, यानी आप प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन थे ना, प्लस का साइन हो गया। और परसेंटेज एक्स क्या दे रखा है 5, सही है। अब वो साइन फाई, तो साइन फाई क्या आएगा, साइन फाई ऑब्वियसली बात है रटा होना चाहिए 0.6 आएगा, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो, और भी तरीके हैं। खैर चलिए इसे सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व के क्या आएगा आपका, ये 1 इंटू 0.8 तो 0.8 ही रहेगा, 0.8 30। ये बेटा आपका डायरेक्ट सॉल्व होकर आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट सॉल्व होकर जाएगा 3.8%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
सही, बढ़िया क्वेश्चन था। और देखो कराने को सीधे मैं आपको फॉर्मूला लिखा सकता था और सीधे मैं आपका सवाल ये सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आप किताब से डायरेक्ट कर सकते हो। मेरा भी मेन मोटिव है आप आपकी जो कॉपी मेंटेन कर रहे हो उसमें सारे क्वेश्चन, भले ही ये सीरीज हमारी 1 साल 1.5 साल चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी मेंटेन करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको क्या कराया, यहाँ तक मैंने आपको बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। अब मैं आपको 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूँ। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहानी क्या है ना कि उसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जो पिछले काफ़ी लेक्चर से कर रहा हूँ, कि कैसे आपके सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सही है, उस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि SSC JEE का पेपर तो आपका हो ही चुका है, तो ऑब्जेक्टिव की तो इतनी टेंशन आपको होगी भी नहीं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा। सही है, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, और फिर जो लेक्चर का एंड करेंगे वो फिर से ऑब्जेक्टिव से ही करेंगे, ठीक है। चलिए।